नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है मार्च 2025 की डाउन टू अर्थ। और इस मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। और उनमें जो पहला आर्टिकल हम ले रहे हैं वो किस पर जुड़ा हुआ है, तो वो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो 2025 है। इसी शीर्षक से ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और ये बड़ा चर्चा में रहा है। बात करें कि किस संदर्भ में ये प्रकाशित हुआ था, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई जो ग्लोबल रिपोर्ट 2025 है। ये जो रिपोर्ट है मौजूदा 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो इसमें प्रकाशित हुए हैं। खास तौर पे वैश्विक जो जोखिम से, जो ग्लोबल रिस्क है, उसके साथ ही अल्प से मध्य अवधि यानी कि 2025 से 27 तक एवं दीर्घकालिक अवधि जो है वो 2035 तक, इतना 3 समय सीमाओं के माध्यम से वैश्विक जो जोखिम है उनका विश्लेषण ये करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं कि आखिर क्या बातें इस ग्लोबल जो रिस्क रिपोर्ट 2025 है इसमें क्या बातें दी गई हैं, तो देखिए ये कहा गया कि वर्ष 2025 में वैश्विक जो दृष्टिकोण होगा वो खास तौर पे जो भू राजनीतिक है, जो जियोपॉलिटिक्स है, जो पर्यावरण है, सामाजिक और आर्थिक के साथ जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें तेजी से विभाजित होता जा रहा है। क्योंकि इस समय देखें तो वर्तमान में ये कुछ खास क्रियाएं हैं। जैसे हम बात करें कि जो भू राजनीति की बात कर रही है, जियोपॉलिटिक्स की बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं दुनिया में जो एक पावर का गेम हो रहा है उसी के संदर्भ में आ रहा है। पर्यावरण की जो चिंता है ये वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इस पर चर्चा हो रही है। सामाजिक आर्थिक तकनीकी जो क्षेत्र हैं ये तेजी से विकसित हो रहे हैं, सभी देश इन पर खास तौर पे काम कर रहे हैं, वो बात इस रिपोर्ट में दी गई है। और वर्ष 2024 में जो भी संघर्ष है उनका जो विस्तार है, उनकी जो वृद्धि है, और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी हुई कई सारी जो चरम मौसमी घटनाएं हैं, व्यापक सामाजिक राजनीतिक जो ध्रुवीकरण दुनिया में देखने को मिल रहा है, और निरंतर जो तकनीकी प्रगति है उस कारण से गलत या भ्रामक जो सूचनाएं हैं वो देश दुनिया में तेजी से फैलते हुए दिखेंगी। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में दर्शाई गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि वर्ष 2025 में राज्य आधारित जो भी संघर्ष है ये संघर्ष वर्तमान में जोखिम के रूप में प्रमुख स्थान रख सकते हैं, इनको खास जगह दी गई थी, जबकि पहले इसे अनदेखा किया गया था। लेकिन अब कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें कुछ खास उनके जो स्टेट होते हैं, राज्य क्षेत्र होते हैं, वो इन मुद्दों से जुड़ते हैं। इसी कारण से वैसे क्षेत्रों को, जैसे आप देखेंगे जैसे गाजा पट्टी क्षेत्र है, वो एक छोटा क्षेत्र है, लेकिन वो एक तरह से देखें तो उस पूरे जिस देश के तहत ये क्षेत्र आता है तो उस देश के बजाय ये क्षेत्र ही चर्चा में रहता है। तो इसी कारण से एक उदाहरण हमने बताया कि ये रिपोर्ट जो है इसमें ये पहली बार शामिल किया गया कि राज्य आधारित जो संघर्ष है उनको खास जगह दी गई। सामाजिक विखंडन समग्र जोखिम परिदृश्य के केंद्र में रहेंगे। असमानता, धन और आय के संदर्भ में कहा गया कि सभी जोखिमों में सबसे केंद्रीय जोखिम माना जाता है, जो अन्य जोखिमों को ट्रिगर करने और उन्हें प्रभावित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात तो सही है कि धन और जो आय है यानी कि आर्थिक जो पहलू है ये अन्य मुद्दों को वर्तमान काल जो चक्र चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है। इसके अलावा देखिए जो क्लाइमेट चेंज है ये कई अन्य जो वैश्विक जोखिम है उनको बढ़ावा दे रहा है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज केवल पर्यावरण क्षेत्र में ही इसके प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। ये सही बात है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। इसके अलावा भी देखें तो बहुत सारे जो चर्चाएं हैं इसमें दी गई थी। जैसे ये कहा गया था कि सामाजिक जो ध्रुवीकरण हो रहा है उस ध्रुवीकरण में मानवाधिकार और नागरिक जो स्वतंत्रता है उनका ह्रास होते हुए देखा जाएगा। जैसे 2006 में इस पूरे रिपोर्ट में देखें तो वर्ष 2006 था
2000 जो 6 था, उस रिपोर्ट के पहले संस्करण के बाद देखें तो चरम जो मौसमी घटनाएं हैं, जो पर्यावरण जोखिम है, उनके अंतर्गत इन्हें विभाजित किया गया था। लेकिन इन घटनाओं को वर्ष 2014 में अलग से इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। चरम जो मौसमी घटनाएं हैं, ये न केवल इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बल्कि इनकी आर्थिक जो लागत है, जो इकोनॉमिक जो फैक्टर कॉस्ट है, वो भी क्या हो रही है, वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये बात तो सही बात है, ये हम सभी देख रहे हैं अपने आसपास जो भी घटनाक्रम है उनसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो जैव विविधता की बात कही जा रही है, जो बायोडाइवर्सिटी की बात कही जा रही है, उसकी जो लगातार होती हानि है, जो क्षय है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के रूप में देखा जा रहा है। और लगभग एक दशक में देखेंगे तो ये एक बड़ा मुद्दा खुलकर सामने आया, जिसको इस रिपोर्ट में दर्शाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इस पूरे रिपोर्ट में, तो कई तरह के जो सुझाव हैं वो भी प्रस्तुत किए गए थे। जैसे कहा गया कि गहराते हुए जो विभाजन है, बढ़ता जो विखंडन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया जो आकार दे रहा है, ऐसे परिस्थिति में ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो भी मौजूदा संरचनाएं हैं, ये सामूहिक रूप से इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। और इस संदर्भ में कहा गया कि जो भू राजनीति है और जो मानवीय मुद्दे हैं, आर्थिक संबंध है, पर्यावरण है, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी जो भी चैलेंजेज हैं, इनके कई सारे क्षेत्रों में जो वैश्विक सहयोग है, उसके स्तर में आने वाले वर्षों में स्थिति खराब देखने को मिल सकती है। जो भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश होंगे, उनकी जो आंतरिक रूप से बढ़ती हुई जो भी घरेलू आर्थिक सामाजिक चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं अब केंद्रित होती जाएंगी। और इसमें यह भी कहा गया कि जो देश आंतरिक रूप से बढ़ती हुई घरेलू आर्थिक सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस समय उन्हें साझा जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन दुनिया में आप देखेंगे कि अलग अलग जो देश हैं, वो अपनी चुनौतियों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, बजाय कि जो वैश्विक स्तर की चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए ये मिलकर प्रयास कर सकते हैं। तो यही बात इसमें सुझाव दी गई कि इन देशों को अपनी समस्याओं को तो सॉल्व करना ही है, बल्कि वैश्विक स्तर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनको मिलकर हल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसके लिए दूसरी बात करें तो आने वाले दशकों में जो भी दुनिया भर के जो नागरिक हैं, उनकी जो स्थिति है, वो पहले से भी बदतर होने की स्थिति इस रिपोर्ट में दर्शाई गई। और इस गिरावट को रोकने के लिए खास तौर पे दुनिया के जो बड़े महाशक्तियां हैं, जो बहुत सारे जो देश हैं, उनको कहीं न कहीं मिलकर एक सहयोग के स्तर पे काम करना चाहिए। तो इस तरह के जो सुझाव हैं, वो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए थे। तो ये एक आर्टिकल था जिस पर हमने बात की। एक दूसरा आर्टिकल है, ये है भूजल मूल्यांकन पद्धति से संबंधित जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, जिसमें ये कहा गया है कि एक दशक तक जो भी भूजल स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसमें गिरावट होने के बाद भारत में भूजल विकास के बारे में सोचा गया। यानी समस्या जब उत्पन्न हुई, उसके काफी समय बाद इस पर विचार किया गया, क्योंकि वार्षिक भूजल जो उपलब्धता है, उसका जो अनुपात है, वो वर्ष 2013 में 62% तक पहुंच गया। वहीं 2017 तक आते आते ये जो आंकड़ा है, ये 63% तक जा पहुंचा। हालांकि वर्ष 2023 में देखें, ये जो डेटा है, ये 2023 में हुए जो हालिया सरकारी मूल्यांकन है, उसमें जो स्थिति है, जो स्टेटस है, उसमें सुधार दर्शाते हैं। तो धीरे धीरे ये अलग बात है कि इसमें सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन सुधार का जो कारण है, वो भूजल मूल्यांकन पद्धति में हुए बदलाव को माना जा रहा है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। तो अलग अलग जो मानकों के स्तर पे ये जो आकलन किए जाते हैं, इस कारण से ये जो रिपोर्टिंग होती है, इसमें भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे आप गरीबी को उदाहरण ले, गरीबी का जो आकलन किया जाता है, वो अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है, और इस कारण से जो वो आंकड़े आते हैं, उनमें एक भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो आंकड़ा है, ये दर्शा रहा है
लेकिन इसमें जो लगातार कहें अच्छी स्थिति दर्शाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो आकलन के तरीके में बदलाव हुआ है, शायद उस कारण से इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। जो भूजल मूल्यांकन पद्धति है, इसमें हालिया जो बदलाव हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि वर्ष 2017 में शुरू की गई जो भूजल मूल्यांकन की नई पद्धति है, इस पद्धति में ऐसे मौलिक परिवर्तन कर दिए गए जो भूजल की एक भ्रामक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसकी सही जो तस्वीर, जो सही आंकड़े हैं, वो ये तरीका प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि संशोधित जो पद्धति है उसमें भूजल आकलन के लिए विचार किए गए जो क्षेत्र हैं उनको विस्तारित किया गया, जिससे जो भी महत्वपूर्ण भूजल है वो उपलब्धता का अनुमान सिर्फ प्राप्त हुआ है। नई पद्धति में देखें तो जो जल स्तर है, जो ग्राउंड जो वाटर है, उसका जो लेवल है, अगर बात करें कि नई जो टेक्निक, नई पद्धति विकसित की गई है, इसमें जो जल स्तर है इसके जमीनी सत्यापन के लिए ग्राउंड स्तर पे इसके वेरिफिकेशन की बात कही जा रही है कि जो जमीनी सत्यापन है उसकी आवश्यकता को भी हटा दिया गया, जिससे रिपोर्ट में दिए गए जो भी डेटा आ रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े क्या है कि सटीक नहीं है, एक्यूरेसी को लेकर कहीं ना कहीं उस पर क्या है चिंता जताई जा रही है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। यही नहीं, वर्ष 2017 की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली में गतिशील जो भूजल है, जो जलभृत है, उनके भीतर जो स्थिति है, जो भंडारण है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, शामिल किया गया है। और ये भंडारण जो है ये केवल दीर्घकालिक प्रभावों पर ही कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया दिखाते हैं और इनकी सालाना जो आपूर्ति है वो नहीं होती है। नई पद्धति में ये भी कहा गया कि जो भूजल पुनर्भरण है, इसके कई अन्य स्रोतों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसमें देखें तो पहाड़ी जो नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब है, टैंक है, इनको शामिल किया गया है। पहले की जो कार्यप्रणाली थी, पहले जो तरीका इसमें अपनाया जाता था, पहले का जो पूरा कार्यप्रणाली है, इसमें विश्वसनीय जो आंकड़े हैं उनकी कमी के कारण इन स्रोतों को शामिल नहीं किया जाता था, जिनको अब शामिल कर लिया गया है। तो पहले विश्वसनीय जो आंकड़े होते थे, जैसे कि पहाड़ी नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, जो टैंक है, इनसे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की जो एक्यूरेसी होती थी वो उपलब्ध नहीं होती थी, जिस कारण से इनको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब शामिल कर लिया गया। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। यही नहीं, नई पद्धति में महत्वपूर्ण जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन के चरण हैं, उनको हटा दिया गया। ये एक चिंताजनक विषय है। पिछली प्रणाली के तहत देखें तो एक बार जो भूजल विकास दर है उसकी गणना हो जाने के बाद मानसून से पहले और बाद में भूजल स्तर का भौतिक सत्यापन किया जाता था। अब देखें, भारत का जो भूजल निष्कर्षण है ये पहले ही महत्वपूर्ण जो भी सीमाएं हैं उनको पार कर चुका है, और जमीनी स्तर पे जो सत्यापन है वो न होने की स्थिति में जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति की रिपोर्ट की गई स्थिति से कहीं अधिक खराब हो सकती है। यानी इनमें एक संतुलन नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी रेशियो में कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वर्तमान की स्थिति है, इसमें अलग अलग अगर क्षेत्रों की बात करें, रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो भूजल निकासी है, इन अलग अलग क्षेत्रों में जो भूजल निकासी की जाती है, इसके बारे में कहा गया है कि इस पर कहीं ना कहीं सुपरविजन या कहें तो निगरानी के स्तर पे देखें तो कोई प्रभावी तरीका अभी तक नहीं खोजा गया, जो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा भारत में जो भूजल है इसका जो वैज्ञानिक मूल्यांकन है, इसकी अगर हम बात करें तो भारत में इसकी पहली बार जो शुरुआत की गई थी वर्ष 1979 में भूजल का वैज्ञानिक जो मूल्यांकन है वो किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1984 में जो ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी है उसकी स्थापना की थी। तो ये पूरा मुद्दा था। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात कर ली। इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है, वन रिपोर्ट संबंधित जो इशूज हैं उनसे जुड़े हुए कुछ आंकड़े और उनसे जुड़े हुए कुछ अहम पहलू दिए गए हैं। जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बीते 2 वर्षों में देश के वन और जो वृक्ष आवरण है उसमें देखें तो लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी
देखी गई है, जो अब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। तो ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। ये जो पूरा रिपोर्ट आई थी, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसके अन्य जो आंकड़े हैं उन पर अगर हम बात करें तो रिपोर्ट का ये कहना है कि कुल वन क्षेत्र में जो बढ़ोतरी है उसमें से केवल 11% यानी कि 156.41 वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र की वृद्धि के रूप में दर्ज किया गया है। इन्हें ऐसे क्षेत्रों के रूप में डिफाइन किया गया है जहां जो भी कैनोपी होते हैं, छायादार जो वन है, उनका जो घनत्व है वो 10% या उससे अधिक, जो कम से कम 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में विस्तृत है। ये बात इसमें कही गई है। यही नहीं, शेष जो 89% वृद्धि जो वृक्षावरण है उसके बेहतर जो आंकड़े हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें ऐसे वृक्ष या हरित भूमि के क्षेत्र को शामिल किया गया जो रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर का क्षेत्र है, साथ ही 1 हेक्टेयर से कम आकार के क्षेत्रों में विस्तृत है। तो ये बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो वर्ष 2023 में वनावरण में वृद्धि जो देखी गई है वो मात्र 0.02% थी, जो वर्ष 2021 की तुलना में न के बराबर थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो दर्ज किए गए जो भी वन क्षेत्र हैं उनके भीतर मात्र 7.28 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। जो सरकारी जो रिकॉर्ड है उनमें वन के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, जो क्षेत्रों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। इसमें मुख्य रूप से ये बात कही गई है कि जो भी आरक्षित और संरक्षित वन है उनके साथ जो भी राजस्व के डॉक्यूमेंट हैं उनमें ये दर्ज है, या राज्य के कानूनों के तहत वन के रूप में आधिकारिक तौर पे इन्हें परिभाषित किया गया है, गांव के वन के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। बाकी जो शेष 149.13 वर्ग किलोमीटर है, इनकी वृद्धि रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर है, जो राज्य वन विभागों के अधिकतर क्षेत्र से भी बाहर माना जाता है। और ये जो रिपोर्ट है पहली बार जो वनावरण परिवर्तन मैट्रिक्स है उसके माध्यम से वनों की जो गुणवत्ता है उस पर चिंताजनक जो परिवर्तन है उसको उजागर करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है, ये आपसे अपेक्षा होती है कि इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ जो इंडिया है, इसने वनों को मूल रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। अत्यधिक घने वाले जो वन है, वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है, मध्यम जो सघन वन है, मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट है, खुला ओपन फॉरेस्ट वन, 3 रूपों में विभाजित किया गया है। इनका मीनिंग क्या है? अगर अत्यधिक घनत्व वाले वन की बात करें तो ऐसे वन, ये इस प्रकार के जो वन है जो कैनोपी जो घनत्व है वो 70% हो, यानी कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो कैनोपी वन की बात कही जा रही है, इनका जो घनत्व है वो 70% हो या इससे अधिक होना चाहिए। तब उन्हें किन श्रेणी में रखा गया है? अत्यधिक घने जो वन है उस रूप में। तो कैनोपी जो घनत्व है ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि कैनोपी जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 70% या उससे अधिक होनी चाहिए। जबकि वही मध्यम जो सघन जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वन है, तो ऐसे वन जिसमें जो कैनोपी जो घनत्व हो, यानी वन में जो कैनोपी की बात कही जा रही है कि कैनोपी जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए, जहां पहले में 70% या उससे अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो कैनोपी घनत्व है उसको कहा जा रहा है कि वो 70% से कम हो, लेकिन वो 40% तक होना चाहिए। वहीं जो ओपन फॉरेस्ट की बात कही जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो खुला वन है, यानी वन में जो कैनोपी घनत्व है, जो कैनोपी डेंसिटी है, ये कितना होना चाहिए, तो ये 40% से कम, यानी 40 से लेकर 10% के बीच में होना चाहिए। इस आधार पर इन वनों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। अब इस पूरे वन रिपोर्ट से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो चिंताएं हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार वर्ष 2021 से 23 के बीच में दर्ज किए गए जो वन क्षेत्र हैं उनके 9,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र जो है ये गैर वन क्षेत्र में बदल गए हैं। घटता हुआ वातावरण यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे भारत के कुल वनावरण में 2013 से 2023 के बीच में 2.38% की वृद्धि हुई है, किंतु कम से कम 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
कमी दर्ज की गई है। ये एक चिंताजनक स्थिति दर्शाई गई है। वन स्थिति रिपोर्ट 1997 के अनुसार वर्ष 1950 से 1980 के बीच में भारत में लगभग 45 लाख हेक्टेयर जो जंगल थे वो समाप्त हो गए। तो ये तो पुराना आंकड़ा है। इसके अलावा जो पुराने आंकड़े दिए गए हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमिलनाडु के जो नीलगिरी क्षेत्र है, उस नीलगिरी जिले में वर्ष 2023 में 2013 की तुलना में लगभग 123.44 वर्ग किलोमीटर के इस वन क्षेत्र में कमी आई है, जो सबसे महत्वपूर्ण चिंताजनक बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार जो घटना वन क्षेत्र है, ये भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि जो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो काफ़ी ग्रीनरी वाला माना जाता है। और अब इस क्षेत्र में घटते हुए जो वनावरण है उस संदर्भ में सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में बना हुआ है, जहां असम सिक्किम को छोड़कर 8 से अधिक राज्यों में जो वनावरण है उस स्तर में गिरावट देखने को मिली है। हालिया जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें देश में सबसे बड़ी जो कमी है वो दर्ज की गई है, जहां वनावरण 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक घट गया है। इसके बाद मिजोरम का स्थान, नागालैंड का स्थान आता है। सरकारी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट के स्तर पे जो भी संचालित पॉलिसीज हैं वो खास तौर पे अप्रभावी देखी गई हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए कई स्तरों पे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी वनों में तेजी से जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक महत्वपूर्ण चिंता है। जो भी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि वनीकरण दोबारा वनीकरण एवं पारिस्थितिकी जो बहाली है उस पर करोड़ों रुपए के निवेश के बावजूद भी भारत में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफ़ी बदतर है। वर्ष 2014 में वनों की जो स्थिति है ये सुधारने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया था, और इस मिशन के तहत बड़े स्तर पे देखें तो 2019 से 20 और 2023 से 24 के बीच में राज्यों को 624 करोड़ से भी अधिक रुपए दिए गए, लेकिन अभी भी स्थिति कुछ खास सुधरती हुई नहीं दिख रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत पिछले 5 वर्षों में देखें तो 74.91 करोड़ रुपए का उपयोग किया, जबकि 79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर जो जंगल है वो उड़ीसा में नष्ट हो गए। तो जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। इसके अलावा जो वनों का जो डायवर्जन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि भारतीय जो वन सर्वेक्षण और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए वनों के डायवर्जन को बढ़ावा दिया है। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसका जो उद्देश्य था वो राज्य के वन विभाग के तहत आने वाले जो दोषयुक्त भूखंड है उनकी पहचान करना और उन्हें निजी एजेंसी और जो निवेशक हैं उनके फंडिंग के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए खोला जाना। इसके बदले में जो भी निवेशक हैं उनको ग्रीन क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, जो गैर वन उद्देश्यों के लिए कह सकते हैं कि वनों के डायवर्जन के लिए अनिवार्य वनीकरण अनुपालन के रूप में उपयोग किए जाएंगे। पर्यावरणविद का ये भी कहना है कि इस अनुसार ये जो प्रक्रिया है ये न केवल डाइवर्ट किए गए वनों या उन वनों के नुकसान का कारण बनती है, बल्कि उस गैर भूमि पर जो भी वन है उनको भी नुकसान पहुंचाती है, और जिसे अनिवार्य वनीकरण के लिए चिन्हित किया गया रहता है। तो इस तरह की बातें कई सारी खुलकर सामने आई हैं। इसके अलावा देखें वन स्थिति की जो रिपोर्ट है इसकी गणना में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे वन घनत्व में जो वृद्धि है उससे संबंधित जो खामियां हैं वो देखने को मिली है। जैसे रिपोर्ट आई है उसमें वन घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया गया है, लेकिन ये जो दावा किया गया है, कहा जा रहा है कि जो आकलन की पद्धति बदली गई है उस कारण से केवल दर्शाए रहे हैं। दूसरी बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये 44.43 वर्ग किलोमीटर गैर वन क्षेत्र अति सघन वन में बदल गए हैं, जबकि 400 जो कहा जा रहा है कि 81.13 वर्ग किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट जो है वो बहुत सघन वन में बदल गए हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो वनावरण है उसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली है। जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि वर्तमान जो वन का मूल्यांकन की पद्धति है
वो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो वातावरण है, जो बनावरण है, उनके बीच वेरिफिकेशन या डिफरेंस करने में क्या है, वो सक्षम नहीं है। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जो भी प्लांटेशन है, जो वृक्षारोपण है, प्राकृतिक वनों के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो पारिस्थितिकी सेवाएं हैं, जो जैव विविधता है, जो कार्बन अवशोषण है, उसके लाभों के बराबर नहीं कर सकती। प्रत्येक जो भी स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट शासित जो प्रदेश होते हैं, वो नियमित रूप से क्या करते हैं, अपने यहाँ जो वन है, जो वृक्षारोपण है, उस एक्टिविटी या उससे संबंधित जो अभियान है वो चलाते हैं। हालांकि इनकी जो सफलता है उसको लेकर अभी तक कोई जो रिपोर्ट है वो नहीं बनाई गई है। इससे बेहतर होगा कि ये दर्शाया जाए कि मौजूदा जो प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल स्तर के फॉरेस्ट हैं, उनका कितना हिस्सा सख्त संरक्षण या जो भी उपाय किए जा सकते हैं, कृत्रिम जो पुनर्जनन हो सकता है, ऐसे जो प्रयास हैं उनके माध्यम से उनका जो घनत्व है उसकी श्रेणियों पर क्या प्रभाव डालता है, इसको दर्शाया जाए। यही नहीं, इस रिपोर्ट पर यह भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। तो ऐसे जो कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके संदर्भ में जांच होनी चाहिए और प्रॉपर जो पद्धति हो सकता है उसको कहीं ना कहीं अपनाया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर देखें तो जो वृक्षावरण है उसमें जो वृद्धि दिखाई गई है, मुख्य रूप से रबर, नीलगिरी, बबूल, आम, नारियल, सुपारी, चाय, कॉफ़ी के जो बागान है, छायादार जो वृक्ष है, इनके रोपण के कारण हुई है। तो मूल रूप से देखें तो प्राकृतिक स्तर पे ऐसे जो बनावरण की बात कही जा रही है, ये मुख्य रूप से जो प्राकृतिक वन है उनके तहत मूल रूप से इनकी जो भूमिका है अपेक्षाकृत कम ही है। इस पूरे मामले में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन न किया जाना भी एक मुद्दा है, क्योंकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हालिया जो रिपोर्ट है ये लापार्ज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रही है, जिसमें वन जो मानचित्र हैं उनके डिजिटलीकरण, रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनको जियो रेफरेंसिंग और डाइवर्टेड वन भूमि के दस्तावेजीकरण की बात कही गई थी, लेकिन इनकी अनुपस्थिति रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा जो आंकड़े हैं उनकी अपर्याप्तता, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 2021 से 2023 के बीच में 1488 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत जो वन है वो नष्ट हो गए हैं। किंतु जो हाल ही में ISFR जो रिपोर्ट 2023 है, इसमें इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। खास तौर पे देखें कि जो अवर्गीकृत जो वन की बात कही जा रही है, तो ये जो वन है, इन वनों के जो सरकारी स्वामित्व है, जो गवर्नमेंट के स्तर पे जो ओनरशिप है, उसकी अगर बात करें तो ये गैर अधिसूचित वन के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा भी देखें तो एक दूसरा मुद्दा खुलकर ये सामने आता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार देखें तो रिपोर्ट किए गए जो भी वन हैं, रिपोर्टिंग में अगर देखें तो जो वन क्षेत्र हैं, उन वन क्षेत्रों में देखें तो जो सरकारी अभिलेख हैं, जो भी गवर्नमेंट का स्तर पे जो डॉक्यूमेंट है, उनमें उन वनों के रूप में नामित किया गया है, लेकिन जो वनावरण है उनके बीच में इनका सीधा कोई संबंध भी स्थापित नहीं होता है। तो इस कारण से इस तरह के जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो इस रिपोर्ट में देखने को मिले हैं। तो ये भी एक आर्टिकल था, इस पर हमने चर्चा की। एक और आर्टिकल है सिलिकोसिस और संबद्ध जो मुद्दे हैं। सिलिकोसिस चर्चा में रहा है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा जो अनुसंधान परिषद है, जो उसके अनुसार देखें तो खदान जो होते हैं, जो माइंस होते हैं, माइंस खुलने से सिलिकोसिस पीड़ितों की जो संख्या है वो तेजी से अपने देश में क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। हालांकि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास सिलिकोसिस के संदर्भ में जो डेटा हो सकते हैं, जो आंकड़े हो सकते हैं, उनका कोई स्पष्ट डेटा नहीं है, ना ही इसके लिए कोई नीतिगत कार्रवाई के संदर्भ में देखें तो उनका कोई प्लान है, या इसके संदर्भ में देखें तो कार्रवाई में कोई प्रमुख भूमिका भी अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो इस कारण से ये मुद्दा चर्चा में है। इसके अलावा क्या है सिलिकोसिस, तो देखिए सिलिकोसिस जो है ये
सिलिकोनियोसिस का एक विशिष्ट क्या है, एक रूप है जो वायु जनित क्रिस्टली जो सिलिका है, जो सिलिका तत्व होता है, उसके धूल के अल्पकालिक जो दीर्घकालिक श्वसन है उस कारण से होता है, और ये एल्वियोली जो है उसमें एकत्रित हो जाता है। यानी धूल के जो कण हैं उनके चारों ओर रेशेदार जो उत्तक है उनका निर्माण हो जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान या प्रदान करने में बाधित करता है, जिससे जो श्वसन है, श्वसन सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। कारक क्या होते हैं, तो जो सिलिकोसिस की समस्या है इसकी तीव्रता और गंभीरता कुछ कारकों पर निर्भर करती है। जैसे धूल में निहित जो सिलिकॉन है, जो सिलिका तत्व होता है, सिलिकॉन डाई जो ऑक्साइड है, उसका जो प्रतिशत है वो अगर अधिक है, सांद्रता अधिक है, धूल से ग्रस्त अगर कोई कार्यस्थल है जहां पर लोगों का आना जाना है, कार्य की जो अवधि है वो रोग की जो क्षमता, प्रतिरोधक जो उनकी क्षमता है उन पर भी निर्भर करती है। इसके क्या लक्षण होते हैं, तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है, सांस लेने में समस्या, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इनमें व्यवधान उत्पन्न होता है। शारीरिक जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बाद लंबे समय तक चलने वाली जो खांसी है उससे ये ग्रसित होते हैं। इनके चेस्ट में दर्द होता है। स्पष्ट रूप से देखें तो वजन का जो घटना है वो देखने को मिलता है, फीवर की स्थिति होती है, उंगलियों में सूजन हो जाता है, त्वचा पर नीलापन देखने को मिलता है, साथ सांस लेते समय सीटी जैसी जो आवाज़ आती है वो देखने को मिलती है। अगर इसके क्योर की बात करें तो वर्तमान में जो सिलिकोसिस है इसके लिए कोई भी स्पष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है कि तुरंत आपको ट्रीटमेंट दिया जाए और आप इससे ठीक हो जाएंगे। बचाव ही इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय कहा जा सकता है कि वैसे स्थानों पर न जाए जहां पर धूल या इस तरह के सिलिका वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो तत्व हैं, वो धूल या वहां के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो वहां जाने से बचें। इसके अलावा देखें तो जो भारत में सिलिकोसिस है, जो सिलिको टीबी है, इसकी जो वर्तमान स्थिति है उस पर अगर बात करें तो जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस भारत में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है, जो मुख्यतः सिलिका और धूल के संपर्क में, जो सिलिका है, जो डस्ट है, इनके संपर्क में आने वाले जो विभिन्न उद्योगों के जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनको इससे प्रभावित होते देखा जाता है। इसके अलावा जो सिलिको टीबी है, सिलिको जो टीबी है स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। जो सिलिकोसिस यानी जो क्षय रोग है, इन दोनों का मिला जुला कह सकते हैं कि एक रूप है। सिलिकोसिस और टीबी के विकास के जोखिम को 4 गुना बढ़ा देता है। यानी टीबी है उसमें भी आपको यदि सिलिकोसिस हो गया तो फिर ये स्थिति और खराब हो सकती है, या सिलिकोसिस की समस्या है और फिर आपको टीबी हो गई तो इसका जो प्रभाव है वो और तेजी से बढ़ जा सकता है। केवल सिलिका धूल के संपर्क में रहना भी इस जोखिम को दोगुना कर सकता है। यानी अगर आपको टीबी है और आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ के एटमॉस्फेयर में सिलिका डस्ट की मात्रा अधिक हो, तो फिर स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप जो सिलिको टीबी है, इससे पीड़ित जो मरीज हैं उनमें बीमारी की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी गंभीर तरीके से होती है और उनके लिए मृत्यु का जो जोखिम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। अब इसमें चैलेंजेज क्या है, तो इन बीमारियों का सामना करने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत का अधिकांश जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, लगभग 92% जो भाग है ये अनौपचारिक क्षेत्रों में क्या करता है, काम करता है, जहां नियामक जो निगरानी है, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ के जो आंकड़े हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसमें किस प्रकार के तत्व कितनी मात्रा में है, उनका अनुपात क्या है, उसके लिए कोई खास कह सकते हैं कि कोई नियम नहीं है और इस कारण से इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इससे सिलिकोसिस या टीबी दोनों के रोकथाम, नियंत्रण और उपचार में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखें तो जो सिलिकोसिस है, सिलिको जो टीबी है, इसके उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे भारत में सिलिकोसिस और सिलिको टीबी के उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से जहां पर माइनिंग होती है, खनन होता है, पत्थरों की कटाई तुड़ाई होती है, निर्माण कार्य होते हैं, ऐसे
उद्योग जो सिलिका युक्त सामग्रियों पर निर्भर है, तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। खास तौर पे देखेंगे तो राजस्थान में जो जोधपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, जहाँ पर बड़े स्तर पे आप देखेंगे तो पत्थरों की कटाई, तुड़ाई और नक्काशी जैसे जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर संचालित होती हैं। ऐसे में जो राजस्थान है ये सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, जहाँ पर सिलिकोसिस और सिलिको टीबी के मामले सामान्य तौर पर देखने को मिले हैं। राजस्थान के अलावा देखें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जैसे जो क्षेत्र है, जहाँ पर पत्थर की जो खदानें हैं, स्लेट पेंसिल और सिलिकोसिस के उच्च जो प्रसार वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दोनों के अलावा जो गुजरात का खंभात क्षेत्र है, वहाँ भी अगेट पत्थर की जो प्रोसेसिंग होती है। मोरबी और हिम्मतनगर में देखें तो टाइल्स निर्माण की जो एक्टिविटी देखने को मिलती है। सुरेंद्रनगर में जो खनन गतिविधियां होती है, ये भी कहीं ना कहीं सिलिकोसिस और सिलिको टीबी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश में भी देखें तो मार्कापुर में स्लेट पत्थर जो प्रोसेसिंग जो उद्योग है, ये स्थानीय श्रमिकों को सिलिकोसिस के जोखिम को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने देश में देखें तो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं सिलिकोसिस को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी का भी कुछ क्षेत्र है जहां पर देखें तो सिलिकोसिस के साथ ही सिलिको टीबी के जो जोखिम है वो बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिलिकोसिस संबंधित जो महत्वपूर्ण सुझाव है उसकी अगर बात करें तो सिलिकोसिस से टीबी उपचार के जो भी नकारात्मक परिणाम है, उनका जो खतरा है वो कितने गुना बढ़ जाता है, तो वो 2.3 गुना, लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। इस कारण से जो टीबी का उपचार है उसमें विफलता का जो जोखिम है वो और बढ़ जाता है, और फिर मौत होने का या डेथ होने की जो संभावना है वो निश्चित हो जाती है। इसके अलावा देखें तो इससे जो ड्रग प्रतिरोधी जो टीबी है उसका जो जोखिम है वो 2.5 गुना बढ़ जाता है, और टीबी के पुनः उपचार की जो आवश्यकता है वो 4 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि टीबी एक तरह से देखें तो कुछ समय इलाज करने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर सही इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे, जैसे सिलिका व डस्ट वाले क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं, तो फिर से आपके टीबी होने की समस्या बढ़ सकती है। डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर जो रणनीति है, इसकी अगर बात करें तो इस प्रकार के जोखिमों के संदर्भ में भारत की जो डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर रणनीति है, इसमें सिलिकोसिस को एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ये बात कही गई है। और इसी के संदर्भ में उच्च जोखिम समूहों को डिफाइंड करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जहां पर कहा गया है कि अलग अलग जो शोध हैं उनके अनुसार जो सिलिका है, सिलिका जो तत्व है, ये धूल के संपर्क में आए लगभग 58% अगेट जो स्टोन है, ये श्रमिकों में लेटेंट टीबी संक्रमण पाया गया है, जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में 2 गुना अधिक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस संदर्भ में जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं उसमें सिलिकोसिस की या सिलिका जो है ये धूल के संपर्क के रूप में उच्च जोखिम समूह के रूप में क्या है, इसे परिभाषित किया गया। तो इस तरह की सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा भी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर खास तौर पर जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में अन्य जो भी राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम है उनके समान एक राष्ट्रीय जो सिलिकोसिस नियंत्रण कार्यक्रम है वो शुरू किया जाना चाहिए, और इसके लिए नीतिगत प्रयास किए जाना चाहिए। उपयुक्त नीति की आवश्यकता है, ताकि जो अभी तक भारत में आंकड़े देखने को मिले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक जो श्रमिक हैं और उनमें से 90% से अधिक जो श्रमिक हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों पर काम करते हैं, जहां पर इस तरह की समस्या बढ़ने की संभावना अधिक है। तो उनके लिए एक नीतिगत पहल सरकार के स्तर पर चलाई जानी चाहिए। राज्यों में जो सिलिकोसिस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो समस्या है, उसके लिए नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जो राज्य हैं, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है, आपका तमिलनाडु, आंध्रा, तो इन सभी राज्यों में इस सिलिकोसिस से जुड़ी हुई कुछ खास नीति बनाने की आवश्यकता है, और इस कारण से संबंधित जो भी कुटीर उद्योग हैं उनके कारण सिलिका से मुक्त जो संपर्क की संभावना है वहाँ पर सिलिकोसिस नीति होनी चाहिए। और वर्तमान में देखें तो हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इससे संबंधित जो नीति है उसके लिए एक तरह से समग्रता की आवश्यकता पर बल भी दिया जा रहा है। सिलिका की अगर बात करें तो सिलिका धूल के संपर्क को कम करने के उपाय पर जो विशेषज्ञों की राय है उनका ये कहना है कि सिलिकोसिस से
होने वाली जो मौत है उनको रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है सिलिका धूल के संपर्क को कम किया जाए, क्योंकि ये प्रभाव और बढ़ जाता है जब सिलिका क्या होता है वो डस्ट से मिल जाता है और इन्वायरमेंट में वो फैल जाता है। जो भी नियुक्तियां है इसे इंजीनियरिंग नियंत्रणों के माध्यम से कम कर सकते हैं, जिनमें धूल को फैलने से रोकने के लिए जो भी अवरोध है एग्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जा सकता है। धूल भरे क्षेत्रों में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं उनको समय समय पर बदलना, ताकि जो प्रभाव है उनको कम किया जा सके। यही नहीं, जागरूकता अभियानों पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है इसके लिए, और ये कहा जा रहा है कि जागरूकता श्रमिक नियोक्ता सभी स्तरों पे स्वास्थ्य जो भी कार्यकर्ता हैं उन तक इनकी पहुंच सुलभ होनी चाहिए। इनसे स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनसे लेकर विशेषज्ञों की इन्हें कहीं ना कहीं बीच बीच में ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या फिर जांच किया जाना चाहिए। इसके लिए खास तौर पे प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। डॉक्टरों को एक्सरे के आधार पर सिलिकोसिस को पहचानने के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो इस समस्या को प्रारंभिक स्तर पे नहीं पकड़ पाते हैं और उन्हें मरीजों से जो भी विस्तृत जानकारी है वो लेकर समझने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये सारी बातें कही गई हैं सिलिका के संदर्भ में। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद। इसके अगले एपिसोड में एक नई मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद।